आज़ादी की कहानी। इसमें हम हिंदुस्तान में विदेशियों के आगमन से लेकर आज़ादी तक की मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तान यानी सोने की चिड़िया। शुरुआत में यहाँ पर अरब और ईरान के व्यापारी आकर माल खरीदते थे और फिर यूरोप के देशों में बेचते थे और साथ ही में सोने की चिड़िया का हाल यूरोपियों को सुनाते थे। भारत के बारे में सुन सुन के यूरोपियों को भी यहाँ आने की इच्छा होने लगी, परंतु वह भारत का रास्ता नहीं जानते थे। फिर एक दिन कोलंबस नामक व्यक्ति भारत की खोज में निकला, परंतु उसने पश्चिम दिशा की ओर सफर शुरू किया और सफर के अंत में वह अमेरिका पहुंच गया। ऐसे ही पुर्तगाल से भी एक जहाज सोने की चिड़िया खोजने के लिए निकला और वह 22 मई 1498 को कालीकट के मालाबार तट पर पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डिगामा, यानी पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा ने भारत की खोज 22 मई 1498 को की। उस समय कालीकट में सामूरी, जिसका अन्य नाम जैमुरन भी था, नामक राजा का शासन था। वास्को डिगामा ने कालीकट के शासक सामूरी को बहुमूल्य भेंट दी और व्यापार की अनुमति मांगी, जो उसको तुरंत मिल गई। 2 साल बाद सन 1500 में पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठी बना ली और 3 वर्ष पश्चात कोठी के बाहर अपने सिपाही नियुक्त करके किलेबंदी भी कर ली। सन 1506 तक पुर्तगालियों ने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया और वहीं दूसरी ओर सन 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज की शुरुआत भी हो गई थी। सन 1600 में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने भी महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेके भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में 24 अगस्त 1608 को हेक्टर नामक समुद्री जहाज से अंग्रेज भारत के सूरत शहर में पहुंचे। फिर हेक्टर जहाज के कप्तान विलियम हॉकिंस ने उस समय के बादशाह जहांगीर को इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र दिया और व्यापार की अनुमति ले ली। सन 1615 में अंग्रेजी हुकूमत ने सर थॉमस राय को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बना के भेजा। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर करनी शुरू की। उनके जहाजों को भी लूटा गया और साथ ही में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे बना ली। फिर सन 1664 में फ्रांसीसी भी भारत आए और व्यापार फैलाकर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। उधर सन 1696 में औरंगजेब के समय में अंग्रेजों ने भी अपनी काफी कोठियां बना ली और अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी भी कर ली। पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया और फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की मदद की, जिससे मराठा हार गए और उन्होंने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दी। सन 1741 में दुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया और डुप्ले ही वह इंसान था जिसकी चालाक सोच से सबसे पहले यूरोपीय साम्राज्य कायम करने का विचार आया। डुप्ले ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना की कमी और नवाबों व शासकों के आपसी वैर का फायदा उठाया। फिर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को ही कमजोर करना शुरू कर दिया और साथ में भारत के नवाबों और शासकों को आपस में लड़ाने की साजिश रची। अंग्रेजों ने लड़ाई में एक शासक की मदद करके दूसरे को हराने की नीति अपनाई और बाद में जीतने वाले राजा को भी अपने प्रभाव में ले लिया। इधर बंगाल में सन 1756 तक नवाब अली वर्दी खान का शासन था
अंग्रेजों ने बंगाल में भी एक अमीचंद नामक व्यापारी से मिलकर हमले की योजना बनाई, परंतु नवाब अली वर्दी खान ने उनकी सारी चालें नाकाम कर दी। फिर 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई और अली वर्दी खान की जगह उनका नाती नवाब सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी उसकी गद्दी पर बैठा। सन 1757 में एक बार फिर अंग्रेजों ने बंगाल के लिए प्लासी में जंग की और सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। अंत में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया और प्लासी की जंग अंग्रेज जीत गए, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। जंग जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, परंतु मीर जाफर एक कमजोर और अयोग्य शासक साबित हुआ। उसकी अंग्रेजों के आगे एक ना चली। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जातियों से तंग आकर उसने अपने दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों से बातचीत के लिए कलकत्ता भेजा, जहां अंग्रेजों ने मीर कासिम को अपनी तरफ कर लिया और 20 अक्टूबर 1760 को मीर कासिम के धोखे के कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हरा दिया और अपना कब्जा कर लिया। उधर 1759 में मुगल बादशाह शाह आलम दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना मुकाबला शुरू हो चुका था। 6 जनवरी 1761 को पानीपत में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें मराठों की हार हुई और उनकी शक्ति काफी कमजोर हो गई, परंतु अफगानियों को भी जीत के बावजूद भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो भी वापस अफगानिस्तान लौट गए। तो अब बचे अंग्रेज। मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी महज 26 लाख रुपए देकर ले ली। परंतु सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का ये शासन बहुत ही क्रूर साबित हुआ। उन्होंने बंगाल को कंकाल बना के रख दिया। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया, जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत की अधिक से अधिक दौलत को जल्दी से जल्दी इंग्लैंड भेज दिया जाए। उस समय मराठों में पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव बैठा था, क्योंकि गद्दी का असली हकदार उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को युद्ध का भय दिखाकर अपनी ओर मना लिया और धीरे धीरे रघुनाथ राव अंग्रेजों की चालों में भी आ गए। 30 अगस्त 1773 को रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी, जिसके बाद से वह अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गए। वहीं मराठा दरबार में मौजूद नाना फडणवीस ने अंग्रेजों की चालों को रोकने की बहुत कोशिशें की। नाना फडणवीस ने कर्नाटक के शासक हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम किए रखा। हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था, परंतु उसने लड़ाई के सारे तौर तरीके सीख रखे थे। बड़ा होकर वह मैसूर की फौज में भर्ती हो गया और अपनी वीरता के कारण उसको सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। फिर जंग में मराठों को हराने के बाद वहां के शासक ने प्रसन्न होकर हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। अंग्रेजों को हैदर अली के बढ़ते कद से बहुत परेशानी हो रही थी। वहीं हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान की वीरता के किस्से भी अंग्रेजों को सुनने को मिलते थे। कर्नाटक को अंग्रेजों से जीतने के बाद हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास में अंग्रेजों से जंग करने के लिए भेजा और बाद में हैदर अली भी मद्रास पहुंच गया।
उस जंग में अंग्रेजों को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की साख भी गिरने लगी और उनके सिक्कों की दर भी 40% रह गई। लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिससे नाना फडणवीस की उम्मीदें भी टूट गई और अंग्रेजों के लिए हैदर अली की मृत्यु वरदान साबित हुई। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बना। अंग्रेजों ने उसको भी जंग में उलझाए रखा और आखिर में अपने लोगों की ही गद्दारी की वजह से टीपू को हारना पड़ा। टीपू सुल्तान कहा करता था कि 2 वर्ष शेर की भांति जीना बहुत अच्छा है, बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने से। उस समय तक अंग्रेजों की मोहर पर दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द लिखा होता था, परंतु सन 1785 में माधवराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया। मुगल सम्राट के सारे अधिकार सिंधिया के पास आ गए और इसके बदले मुगल सम्राट शाह आलम को केवल 6 लाख रुपए सालाना दिए जाने लगे। परंतु अंग्रेजों के जनरल वेल्सरी ने मुगल बादशाह को मराठों के खिलाफ भड़काया और दिल्ली को मराठों के प्रभाव से हटा लिया। फिर दिल्ली पर अंग्रेजों का नियम चलने लगा और बादशाह शाह आलम के खर्चे के लिए 12 लाख रुपए दिए जाने लगे। उधर अंग्रेजों की चालों से तंग आकर महाराजा जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया एक हो गए, जो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए और अंत में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया द्वारा चंबल और ताप्ती के बीच जीता हुआ इलाका उनका ही मान लिया और जसवंत राव होलकर को भी ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का इलाका दे दिया गया। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की ताकत कम करने की योजना बनाई और उनकी ताकत पिंडारी जाति में झूठे भ्रम फैलाकर उनको आपस में लड़ाकर ही खत्म कर दिया। इसके बाद कंपनी का प्रभाव और बढ़ गया। फिर अंग्रेजों ने एक और योजना बनाई भारत के उद्योग धंधों का नाश करने के लिए और इससे संबंधित एक एक्ट भी पास किया गया, जिससे धीरे धीरे भारत के कागज, चीनी, लोहा उद्योग नष्ट कर दिए गए और भारत को भयंकर दरिद्रता और गरीबी की ओर धकेल दिया गया। उधर उस समय पूना में बाजीराव पेशवा का शासन था और बापू गोखले उसके प्रधान सेनापति थे, जो बहुत वीर और देशभक्त थे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों ने पूना के पास डेरा डाल लिया। 5 नवंबर 1817 को खड़की के पास दोनों ही सेनाओं में युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अपनों के विश्वासघात के कारण बापू गोखले वीरगति को प्राप्त हो गए। बाजीराव के खिलाफ अंग्रेजों ने एक चाल चली। शिवाजीराव के वंशज सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह को शासक बनाने का वादा उसकी मां को किया और इसका ऐलान भी जारी कर दिया, जिससे बाजीराव बहुत कमजोर हो गया और उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। उधर दिल्ली के बादशाह अकबर शाह की 1837 में मृत्यु हुई और उसका बेटा सम्राट बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। और इधर धीरे धीरे लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर यह पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र ना हो तो वो कंपनी की मंजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। और अपनी इस नीति की वजह से कंपनी ने बहुत से राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, सबलपुर आदि रियासतें ऐसे ही ली गई। परंतु झांसी में स्थिति विस्फोटक बनी। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। उन्होंने अपने कुल के बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को भी इसकी सूचना दी थी। परंतु 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी को अपने राज में मिला लिया गया।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहेब के साथ भी कंपनी ने बहुत दुर्व्यवहार किया। सन 1856 तक आते आते अंग्रेजों ने बादशाह को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह बहादुर शाह को नजर और भेंट देना बंद कर दिया। अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल की मोहर से भी दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिया। बादशाह के नाम पर आने वाला कंपनी का सिक्का भी बंद कर दिया। बादशाह के हुए अपमान से बादशाह और दिल्ली की जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, जो आगे चलकर 1857 की क्रांति की वजह बनी। 1857 पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। यह किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कंपनी का बढ़ता हुआ प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे जुल्मों का फल था। 1857 की क्रांति का एक कारण धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहेब पेशवा जैसे वीरों के दिलों में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए तैयार किया। बिठूर में नाना साहेब के सलाहकार अजीमुल्ला खां ने क्रांति के लिए गुप्त संगठन बनाया और दिल्ली के बादशाह के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। और क्रांति के प्रचार में 2 मुख्य चिन्ह कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया गया। कमल का फूल सेनाओं में और रोटी जनता में घुमाई जाती थी, जिसके माध्यम से गुप्त संदेश लिया जाता था कि वो सब विद्रोह के लिए तैयार हैं। क्रांति का दिन 31 मई 1857 तय किया गया और इसकी सूचना केवल मुख्य नेताओं और पलटनों के अफसरों को दी गई। परंतु फरवरी 1857 को बैरकपुर छावनी में 19 नंबर पलटन को नए कारतूस दिए गए, जिसमें गाय और सुअर के मांस की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिससे सैनिकों में रोष पैदा हो गया और पलटन में मंगल पांडे भी मौजूद था। और 29 मार्च 1857 को पलटन को बुलाकर कारतूस के प्रयोग के लिए कहा गया। तब मंगल पांडे ने सामने आकर विरोध किया और सबसे पहले मेजर ह्यूसन को गोली चलाकर मार दिया। परंतु अंत में मंगल पांडे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 मई 1857 को मेरठ छावनी में 90 सिपाहियों की पलटन को भी इन कारतूसों को प्रयोग करने के लिए दिया गया, परंतु 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिससे उन 85 सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 दिन बाद 9 मई को उनकी बहुत बेइज्जती की गई, जिससे सभी में आक्रोश फैल गया। फिर उस ही रात गुप्त सभाएं बुलाई गई और दिल्ली में भी खबर भेज दी कि हम 31 मई तक नहीं रुक सकते और विद्रोह कर रहे हैं। 10 मई को विद्रोह हो गया और अंग्रेजों को मारकर सभी 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 16 मई तक दिल्ली में भी अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ। इसके बाद धीरे धीरे यह क्रांति पूरे देश में फैल गई, परंतु 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने आक्रमण करके दिल्ली के 3/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे दोबारा से अंग्रेजों का शासन कायम हो गया। इसके बाद सन 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और क्वीन विक्टोरिया की उद्घोषणा हो गई। आगे चलकर सर एहो ह्यूम ने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को भरने के लिए प्रयास किए।
जिसके परिणाम स्वरूप सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, जो भारत के नवयुग निर्माण में निर्णायक सिद्ध हुई और इसने आगे चलकर भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। सन 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार गाया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सक्रियता से कार्य करते हुए बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक अधिवेशन करने शुरू कर दिए। उधर सन 1893 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना हुआ, जहां पर रंग भेद की नीति की वजह से बहुत जुल्म किए जाते थे और गांधी जी भी इस नीति का वहां पर शिकार हुए और फिर वहां पर लोगों के उत्थान के लिए इसके खिलाफ कार्य करने शुरू कर दिए और वहां पर नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इधर सन 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति का ही अंग था। इसके विरोध में पूरे देश में बंग भंग आंदोलन हुआ, जिसके बाद से स्वदेशी आंदोलन ने भी बहुत जोर पकड़ लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपने देश का माल प्रयोग करना था। परंतु उधर अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो नीति में एक और सफलता प्राप्त की और भारत में सन 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवा लिया, जिसके मुख्य नेता आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां थे और सन 1907 तक आते आते तो कांग्रेस का ही विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो गई। उधर अंग्रेजों ने हिंदुओं को स्वर्ण और अस्वर्ण में बांटने की एक और चाल चली, जिसका प्रस्ताव उन्होंने सन 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार का नाम देकर आगे बढ़ाया। फिर सन 1911 में ब्रिटिश महाराज भारत आए। उन्होंने बंगाल का विभाजन समाप्त कर दिया, जिससे बंगाल फिर से एक हो गया। वहीं गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत ही सराहनीय प्रयास करते हुए धीरे धीरे अपने कार्य की वजह से विश्व ख्याति प्राप्त कर ली थी। 18 जुलाई 1914 को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और सन 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट आए। वहीं सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और सन 1915 से 16 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की, जिससे प्रभावित होकर बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्य किया। वहीं सन 1916 दिसंबर में हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए लखनऊ समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। उधर सन 1917 में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए गांधी जी बिहार के चंपारण में अभियान शुरू कर रहे थे। यह आंदोलन न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा नील की खेती के फरमान को रद्द करने में सफल हुआ, अपितु गांधी जी के सत्याग्रह वाले असरदार तरीके के साथ भारत के पहले ऐतिहासिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के तौर पर भी सफल साबित हुआ। परंतु अंग्रेजों ने 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पास किया, जिसमें भारतीयों के विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। इसके आधार पर भारतीयों को शक के तहत पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल हुई
और सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसमें गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी उपस्थित रही। परंतु जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा आयोजित हुई, तो इस सभा में बिना कोई चेतावनी दिए अंग्रेजों के जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद से लोगों का अंग्रेजों के न्याय पर से विश्वास उठ गया। वहीं सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का भी अंत हो गया था। परंतु युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान का अंग्रेजों द्वारा अपमान किए जाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खिलाफत आंदोलन किया, जिसका कांग्रेस ने भी समर्थन किया और अंग्रेजों के बढ़ते जुल्मों और भारत की स्वतंत्रता को लेकर 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इससे हिंदू मुसलमान एकता को बल मिला। इस आंदोलन में पूरे भारत में बहुत बड़ी चेतना ला दी और यह अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इस आंदोलन में राष्ट्रवाद, राजनीति और धर्म का अनोखा मिश्रण था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में निहत्थे किसानों ने जुलूस निकाला, परंतु अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिससे 20 पुलिस वाले जलकर मर गए। चौरी चौरा की यह घटना सुनने के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद गांधी जी से बड़े बड़े नेता और जनता काफी नाराज हो गई और गांधी जी की लोकप्रियता को काफी धक्का लगा, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने गांधी जी पर मुकदमा चलाकर उनको जेल में भी डाल दिया था। परंतु इस आंदोलन ने भारतीयों में बहुत बदलाव ला दिया। लोग खादी की पोशाक पहनने लग गए और हंसते हंसते जेल जाने लग गए। इसके बाद 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना हुई और मोतीलाल नेहरू इसके नेता बने। जहां एक और अहिंसावादी तरीके से देश में आंदोलन चलने लग गए थे, वहीं कुछ क्रांतिकारियों ने हिंसा अहिंसा की परवाह न करते हुए अंग्रेजों को भगाने का कार्य कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची, तो ट्रेन रोककर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया और बाद में चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी को अंग्रेजों ने ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। यही घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से दर्ज है। इसी के साथ साथ मजदूरों के हितों की ओर भी सोचा जाने लगा और सन 1926 में मद्रास में मजदूर किसान पार्टी का भी गठन हुआ। वहीं सन 1927 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में बारडोली किसान सत्याग्रह शुरू हुआ और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। वल्लभ भाई की सफलता पर खुश होकर गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी और तभी से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। वहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, जिसका उद्देश्य भारतीयों को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांटकर फूट डालना था। 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन के साथ 7 सदस्यों वाला कमीशन भारत आया। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसका पूरे देश में विरोध किया गया। 20 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां उसका विरोध पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। परंतु अंग्रेजों ने जुलूस पर लाठी प्रहार किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। 15 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी दल ने लालाजी की हत्या के जिम्मेवार
अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स की हत्या कर दी। इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। इस हत्याकांड के बाद ये सब भेष बदलकर वहां से चले गए। सन 1928 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य को लेकर बहस हुई, परंतु यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। वहीं लोगों में क्रांति की भावना को और बढ़ावा देने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंकने का फैसला लिया और 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम फेंका गया। बम फेंकने के बाद दोनों ने वहां से भागने के बजाय अपनी गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उधर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाया गया और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें युवा नेता जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति चुना गया और हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का भी फैसला हुआ और उस दिन पूरे देश में बहुत उल्लास से उस दिवस को मनाया गया। परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग न मानने पर आंदोलन को और तेज करने पर सबकी सहमति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलकर 5 अप्रैल 1930 तक दांडी तक पद यात्रा की और 6 अप्रैल को नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून तोड़ने के बाद पूरे देश में 6 अप्रैल सन 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो गया। इसके बाद 12 नवंबर 1930 को लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया और अपना पक्ष भी रखा। परंतु 27 फरवरी 1931 के दिन वीर और क्रांतिकारियों के आदर्श चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों द्वारा एक पार्क में घेर लिया गया और आजाद पर हमला कर दिया। यह मुकाबला काफी देर तक चलता रहा, परंतु अंत में आजाद ने अंग्रेजों को गिरफ्तारी ना देने की सोची और आखिरी गोली शेष रह जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली और हमेशा के लिए सो गए। वहीं आगे चलकर 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन संधि हुई, जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने जनता की प्रतिनिधि संस्था से बात की और इस संधि के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। इतिहास में 23 मार्च 1931 का दिन काला दिन साबित हुआ। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई, जिससे लोगों में भारी रोष उत्पन्न हुआ। वहीं गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। यह समझौता सन 1932 सितंबर में हुआ और इसको पूना पैक्ट का नाम दिया गया। इसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका स्थापित करने पर सहमति बनी और सभाओं के प्रारंभ से राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए, जो आगे बढ़कर 148 कर दिए गए। एक बार फिर 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, परंतु इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और आगे चलकर सन 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को 11 प्रांतों में बांट दिया और शासन व्यवस्था में भारतीयों की भागीदारी को स्वीकार कर दिया गया था। परंतु इस एक्ट का सबसे चिंताजनक हिस्सा सांप्रदायिक बंटवारा था, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिला, जिसके मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना थे। परंतु सन 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई और मुस्लिम लीग को विशेष सफलता नहीं मिल पाई और इधर
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में ज्यादा मत पाकर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया, परंतु उनके अध्यक्ष पद बनने से कांग्रेस में मतभेद खड़े हो गए, जिसको दूर करने के लिए बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया। उधर दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, जिसमें अंग्रेज सरकार भारतीयों को धकेल के खुद पीछे हटना चाहती थी। अंग्रेजों के इस उद्देश्य से नाराज होकर कांग्रेस के मंत्रिमंडलों द्वारा नवंबर के पहले हफ्ते में सभी ने इस्तीफा दे दिया और ब्रिटिश रवैयों का विरोध शुरू कर दिया। परंतु मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर 22 नवंबर सन 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने लिए अलग राष्ट्र यानी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग भी उठा दी थी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। वो नेशनल कॉलेज चलाने के साथ साथ राष्ट्रीय अखबार स्वराज के संपादक भी थे। वो भारत की आजादी के लिए जेल भी गए और जब वह अपने कलकत्ता के मकान में नजरबंद थे, तब 27 जनवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस मौका पाकर अपने एक मौलाना की भेष में घर से निकल गए और वहां से पेशावर पहुंचे, जहां से गूंगे पठान के भेष में वो अफगानिस्तान पहुंचे और फिर जर्मन दूतावास की मदद से जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर का समर्थन पाया और बाद में जर्मनी में उन्होंने आजाद हिंद संघ और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। सन 1941 नवंबर में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना करके अपना प्रचार शुरू कर दिया। नेताजी के प्रभाव और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित होकर अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की बातें मानने पर विचार करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 22 मार्च 1942 को क्रिप्स भारत पहुंचे और फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया, जिस पर भारत की किसी भी पार्टी या नेता ने सहमति नहीं दी और आखिर में महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रति बहुत ही सख्त रवैया अपनाया। फिर भी साल भर तक यह आंदोलन चलता रहा। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, जिसकी रूपरेखा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने और भारत को पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार की गई थी। इसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया, परंतु यह सफल नहीं हो पाया। शायद भारत के विभाजन को रोकने का यह अंतिम अवसर था जो हाथ से निकल गया था। इसके बाद 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई, जिसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ने भारत दौरा किया और सन 1946 मार्च में जून में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। आगे जाकर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री बने। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा दिल्ली में मिलती है और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 1948 से पहले भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने की घोषणा कर दी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनी, जिसमें वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा रखी और अगस्त 1947 में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की।
सन 1947 जुलाई में अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग करके आजाद कर दिया गया और आखिर में आजादी का दिन यानी 15 अगस्त 1947 आ गया, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। जबकि भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इस प्रकार विदेशियों और अंग्रेजों के चंगुल से बहुत लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हमें कभी भी उनके अतुल्य योगदान को नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद।